साथियों नमस्कार। किसान सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी समय से कोरोना वायरस के कारण जो प्रत्यक्ष क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर विभिन्न टॉपिक्स के लिए सहायता करने के लिए इतिहास विषय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके बीच में लेकर आया हूं। तो बिना किसी औपचारिकता के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज अपन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वो है सिंधु सभ्यता। देखिए प्रिय दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक्स में से सभी एग्जामों में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने जो टॉपिक्स लेकर आया हूँ वास्तव में कुछ खूब सारी नई जानकारी के साथ और विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको दिया जाएगा। कैसा भी विद्यार्थी हो, जो नया अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उस अभ्यर्थी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले देखिएगा साथियों, सिंधु सभ्यता मैं आपको बड़े सरल तरीके से समझाऊंगा, कैसा भी विद्यार्थी उसके समझ में आ जाएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले स्थिति मैं आपको बता दूं। देखिए सिंधु सभ्यता ये अपना भारत है और भारत के पास पहले जो वृहत्तर भारत था वहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती है। और ये मैप के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। सारी चीजें लेंगे अपन आज। सबसे पहले इसको सरल तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी नाम, कि इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और ये जो सभ्यता है उसका नामकरण किसने दिया। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो चीज इसके अंदर आएगी महत्वपूर्ण वो है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो सभ्यता है, दिस सिविलाइजेशन इज अर्निंग, ये जो स्टार्ट हुई थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका नाम मिलता है उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रारंभिक खोजा गया नगर था साथियों वो हड़प्पा था। इसका जो प्रारंभिक नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा। तो एक चीज तो आपके सामने क्लियर हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है, इसका नाम है। अब आगे नाम के बाद अपन जो पढ़ेंगे वो है इसकी खोज। नाम के बाद इसकी खोज और उत्खनन। ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने इस सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद इसके उत्खनन कार्य तो हालांकि बाद में शुरू हुए, लेकिन इससे पहले इस सभ्यता के बारे में बताने वाले कौन कौन लोग हैं, थोड़ा फोकस अपन उनके ऊपर भी डाल लेते हैं। इस सभ्यता के बारे में जो बताने वाले लोग हैं, एक तो देखिए 1856 के अंदर जो लाहौर से कराची रेलवे लाइन का जो निर्माण हो रहा था, उस रेलवे लाइन के अंदर के जो मजदूर थे उन्होंने हड़प्पा की अधिकतर संरचनाओं में से ईंटें निकाल ली थी। तो एक तो 1856 में उन टीलों के बारे में पता चला था। उसके बाद जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे कनिंघम साहब के समय एक तो 1853 के अंदर और एक 1873 के अंदर 2 बार इसका सर्वेक्षण का कार्य किया गया था। जो कनिंघम साहब वहां गए थे तो वे इस सभ्यता के बारे में पता नहीं लगा पाए थे, या वो निश्चित नहीं थे। निश्चित इसलिए नहीं थे साथियों क्योंकि वो जो अध्ययन कर रहे थे वो सहायक सामग्री उनकी जो थी वो लिखित थी, और लिखित सहायक सामग्री के अंदर जो कनिंघम साहब है वो यही मान रहे थे कि
भारत में जो सभ्यताओं की शुरुआत है वो 600 शताब्दी ईसा पूर्व की है। उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे वो किए गए थे मुख्य रूप से उन्नीस के अंदर जॉन मार्शल साहब ने डीआर सैनी के नेतृत्व में, डीआर सैनी का पूरा नाम है दयाराम साहनी, डीआर सैनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। तो यहाँ दो चार क्वेश्चन अपने जो बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी सी वापस चर्चा कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था सिंधु सभ्यता का, वो था हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। और उस समय डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। और सर्वेक्षण करने वाले, उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन थे? डीआर सैनी साहब। और अब जो महत्वपूर्ण चीज जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें अपन को तीन चीजें याद रखनी है। हड़प्पा सबसे पहले कहाँ है, तो इसकी स्थिति अपन देख लेते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। तो एक चीज यहाँ क्लियर हो जाएगी, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब, साहिवाल जिला। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन को यहाँ पर करना है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सिंधु नदी है और ये सिंधु की सहायक नदी है जो इधर से जाती है सतलज, और सतलज की जो सहायक है वो है रावी, और रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर हड़प्पा बसा हुआ था। तो हड़प्पा के बारे में दो चीजें बताई मैंने आपको। एक तो बताया था नाम के बारे में और उसके बाद मैंने आपको बताया था उत्खनन या खोज के बारे में, उत्खनन या खोज के बारे में। अब आपके सामने जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है इस सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका विस्तार। इस सभ्यता के विस्तार के बारे में जो है दो मत हैं। फर्स्ट मत तो यह है कि यह पाकिस्तान के रहमानगढ़ी से लेकर भारत के गुजरात भगतराव या भोगतराव जो इसका क्षेत्र है वो माना गया है। ये उसकी जो सीमा है उत्तरी सीमा, ये तो होगी उसकी उत्तरी सीमा और ये हुई उसकी दक्षिणी सीमा। और पूर्वी और पश्चिमी सीमा जो प्रथम मत में माना गया है वो उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक माना गया है। ये इसका प्रथम मत है। इसका द्वितीय मत जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ जो ज्यादा प्रमाणिक है, ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, वो इस प्रकार है। पूरा आपका अध्ययन जो है विश्लेषणात्मक तरीके से एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगा। मैं कहता हूं कैसा भी कमजोर विद्यार्थी हो या जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी स्थिति नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तर वाला स्थल है वो है मांडा, पहली चीज। दूसरी चीज, मांडा कौन से जिले में है? तो ये जिला हो जाएगा अखनूर जिला।
और उसके बाद ये है जम्मू एंड कश्मीर, जो उसका राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और जो नदी जो होगी वो होगी चिनाब। तो चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक जो सभ्यता स्थल है, तो वो उसका सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा है। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है अहमदनगर, नगर जिले का, देमाबाद जगह का नाम है देमाबाद, जिला अहमदनगर, और महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये जो है परवरा नदी जो गोदावरी के सहायक है, जो गोदावरी के सहायक है, ये उसका हो गया दक्षिणतम बिंदु। इसका पूर्वी बिंदु जो है वो है मेरठ जिले का, उत्तर प्रदेश राज्य का। ओके, तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में आया हुआ, उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। और जो उसका पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जो सीमा है वो है सूरत गेंडोर, ये बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान वहां का प्रांत है। उस प्रांत का जो जिला है वो है मकरान तट, और मकरान तट पर ही सूरत का गेंडोर आया हुआ है, सूरत का गेंडोर आया हुआ है। तो सूरत का गेंडोर है पाकिस्तान। अब देखिए ये जो है वो दाश्क नदी के किनारे, और ये है परवरा नदी, और ये जो है वो हिंडन नदी। इस प्रकार से देखिएगा सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में मांडा, अहमदनगर, पूर्व में आलमगीरपुर से सूरत का गेंडोर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें और मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्षेत्र था प्रारंभिक में इसमें बहुत कम क्षेत्रों की खुदाई हुई थी। वर्तमान में 2800 से अधिक, 2800 से अधिक इसके क्षेत्र खोजे जा चुके हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर बता दूं, इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। किस प्रकार ये इसका विस्तार हुआ, तो मैंने सिंधु सभ्यता के 3 टॉपिक में से आपको 3 चीजें सिंधु सभ्यता के इस टॉपिक में से मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी। एक नाम बताया था, दूसरा उत्खनन बताया था, तीसरा इसका विस्तार बताया था। विस्तार के अंदर ये 2-3 चीजें मैं और जोड़ देता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई इस सभ्यता को विश्व के सामने लेकर आने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए 1921 से पहले जो भारत में सभ्यताओं की जो शुरुआत मानी जाती थी, वो सभ्यताओं की शुरुआत मानी जाती थी 6ठी शताब्दी बीसी से, 6th सेंचुरी बीसी से, 6ठी शताब्दी ईस्वी से। लेकिन बाद में जब इस सभ्यता के बारे में 20 सितंबर 1924 जॉन मार्शल ने लंदन से छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका द इलस्ट्रेटेड लंदन में लेख छपा, और उसमें जॉन मार्शल ने कहा कि भारत में एक नई सभ्यता को हमने खोज लिया है। और इस समय 20 सितंबर 1924 को विश्व के सामने, तो साथियों ये उसका हुआ विस्तार। विस्तार में 2-3 चीजें मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं। विस्तार के अंदर देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसने से है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है धोलावीरा। और धोलावीरा के बाद राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद मोहनजोदड़ो।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो धोलावीरा, उसके बाद दूसरा नंबर का राखीगढ़ी और तीसरा नंबर का मोहनजोदड़ो। अब साथियों क्वेश्चन ऐसे ना आकर, क्वेश्चन यदि इस तरीके से आता है, क्वेश्चन ऐसे ना आकर क्वेश्चन यदि इस तरीके से आता है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो अपन देखेंगे वो है फिर जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंपल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो धोलावीरा प्रथम, राखीगढ़ी द्वितीय और तृतीय होगा मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन ऐसे ना आकर ऐसे आ जाए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों ये तीनों के तीनों चेंज हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा गनेडीवाल, पाकिस्तान। गनेडीवाल आएगा, वो है पाकिस्तान के अंदर है। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो होगा वो होगा हड़प्पा और तीसरे नंबर का जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो प्रथम होगा धोलावीरा, द्वितीय होगा राखीगढ़ी और तृतीय होगा मोहनजोदड़ो। और अब यदि ऐसे पूछ ले, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? किस जगह का क्षेत्र सबसे बड़ा है या किस जगह का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा गनेडीवाल, पाकिस्तान। और फिर उसके बाद दूसरा हड़प्पा है और तीसरा मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आपको सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया। अब सबसे ज्यादा अपना जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा भाई कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अब जो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के काल के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सिंधु सभ्यता के काल के बारे में स्टार्ट करते हैं, ये साफ कर देते हैं। तो साथियों सिंधु सभ्यता का अपन ने नाम के बारे में और उसके बाद उसके उत्खनन के बारे में और उसके बाद विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसके काल के बारे में, उसके समय के बारे में। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसके काल के बारे में किस किस विद्वान ने क्या था। तो सबसे पहली चीज जो अपन पढ़ेंगे C14 कार्बन 14। कार्बन 14 के अनुसार इसका काल जो है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। NCERT वो इसका काल जो मानती है वो 2600 ईसा पूर्व से, ये सभी ईसा पूर्व में लिखा हूं मैं, 1900 BC ईसा पूर्व। कई किताबों में आपको 2500 से 1800 भी मिल सकता है NCERT की बुक्स के अंदर। इसके बाद MS वर्ष, माधव स्वरूप वर्ष, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था। माधव स्वरूप वर्ष साहब जो कहते हैं कि भाई इसका जो कार्यकाल था वो 3500 से 2700 BC। माधव स्वरूप वर्ष साहब इसका काल जो है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। उसके बाद माधव स्वरूप वर्ष के बाद मैके 2800 BC से 2500 BC। उसके बाद जॉन मार्शल, जो इसका काल है वो 3250 से 2750 BC मानते हैं। उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने इनके बारे में कहा है, जिनके अंदर जैसे डेल्स मोदे कहते हैं कि इनका काल जो 2164 BC से 1854 BC। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका काल है, जो ज्यादा मान्यता है वो उसके बारे में पिगट और व्हीलर, इनके द्वारा जो
सिंधु सभ्यता का काल दिया गया या सिंधु सभ्यता काल को जो मान्यता दी गई वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो दिया गया है 2500 बीसी से 1500 बीसी, लगभग 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष ये काल उनका दिया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ मोहरों के अध्ययन से भी एक विद्वान ने मुद्राओं के अध्ययन, मुद्राओं और मोहरों के अध्ययन से भी विद्वान ने इनका कार्यकाल तय किया, वो था 2350 से 1750। खैर ज्यादा मान्यता जो है वो पिगट और व्हीलर के द्वारा जो दिया गया मत है उसके द्वारा है। तो इन विद्वानों ने इन सिंधु सभ्यता कालक्रम के बारे में बताया। अब जो महत्वपूर्ण जो बात रही वर्तमान के विद्वानों के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता के काल को 3 भागों में बांट दिया और सिंधु सभ्यता को जो नाम है वो दे दिया आरंभिक सिंधु सभ्यता, आरंभिक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता। तो आरंभिक का जो काल दिया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है 3200 से 2600 बीसी। दूसरा विकसित सिंधु सभ्यता जिसमें सभ्यता अपने चरम पर थी वो है 2500 से 1800 बीसी। और ये जो दिया गया है उत्तर सिंधु सभ्यता वो है 1800 से 1300 बीसी, सॉरी 1700 से 1300 बीसी। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपके सामने सिंधु सभ्यता के काल और समय के बारे में बताया। C14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व, NCERT के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व, माधुपुर वर्ष के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, डेल्स के अनुसार 2164 से 1854 और विभिन्न मुद्राओं के द्वारा 2350 से 1750 जो कार्बन 14 में मुद्राओं का अध्ययन किया गया था, अग्रवाल साहब ने उन्होंने ऐसा किया था। फिर उसके बाद पिगट और व्हीलर का जो सर्वमान्य है, जो ज्यादा मान्य है, वो 2500 से 1500 1000 का काल दिया था। उसके बाद मैंने बताया वर्तमान में सिंधु सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया गया। आरंभ काल को आरंभिक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता। आरंभिक का जो काल है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व है और विकसित सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व है और उत्तर सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 1700 से 1300 ईसा पूर्व है। ये सारी के सारी बीसी यानी ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व की तिथियां हैं। अब जो बात करेंगे, देखो मैंने आपको टॉपिक में नाम पढ़ाया, उसके बाद खोज पढ़ाई और उसके बाद उत्खनन वगैरह पढ़ाया, विस्तार पढ़ाया और अब जो पढ़ाया वो काल पढ़ाया। आगे वाला जो टॉपिक इसके अंदर जो लेंगे सिंधु सभ्यता के अंदर वो है सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो आइए साथियों सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में, इनके कौन कौन निर्माता थे और इनके दोनों जो निर्माताओं के मत है वो दोनों मैं आपके सामने रखता हूं कि भाई किन लोगों ने इनको बसाया था। सिंधु सभ्यता के निर्माता, तो साथियों देखते हैं इसका इनके निर्माता कौन थे। तो इनके निर्माताओं के अंदर 2 मत हैं। एक तो वहां से प्रथम मत तो यह है कि वहां से जो अस्थि पंजर अपन को प्राप्त हुए हैं उन अस्थि पंजरों के द्वारा 4 प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला एक तो जो अस्थि पंजर वहां मिले हैं अस्थि पंजरों से कि वहां के लोग ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के थे। दूसरा भूमध्य सागरीय, खोजों के अनुसार पता चला है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय थे। उसके बाद तीसरा मंगोलाइन, और चौथा जो है अल्पाइन।
तो इनके सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइट और अल्पाइन थे। ये तो हुई प्रजातियों के आधार पर, स्पीशीज के आधार पर। और विद्वानों के मत के अनुसार क्या है, वो है द्वितीय मत, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, सेकंड मत। सेकंड मत के अंदर देखिए साथियों, जो मुख्य रूप से गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और मार्टिमर व्हीलर, ये जो लोग हैं वो कहते हैं भाई कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सुमेरियन सभ्यता से आए थे। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन थे। तो देखिए, जहां तक इनके तथ्य की बात है, इनके विचारों की बात है, उन विचारों में कुछ हद तक तो वे सही होते हैं। सही तथ्य कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं भाई ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियन लोग थे। तो सुमेरियन लोग क्यों कहते हैं, ये सुमेरियन लोग कहने के पीछे उनके जो मत है, उनके मत में छोटी छोटी चीजें। एक तो कि जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैसे वैसे सुमेरियन सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी। सही बात है। दूसरी बात वे कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से कच्ची और पक्की ईंटों के मकान यहाँ मिले वैसे वैसे सुमेरिया में मिले, तो ये भी सही बात है। तीसरी बात वे कहते हैं जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे, वैसे वैसे सुमेरिया की सभ्यता के लोग भी तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये वे अपने पक्ष में तीन मत देते हैं, लेकिन विशेष रूप से अपन वर्णनात्मक रूप से देखें तो सुमेरियन लोग नहीं थे। इसके पीछे कारण मोटे मोटे 3-4 अंतर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि सुमेरियन सभ्यता के जो मकान है वो अलग है और यहाँ के जो मकान है वो अलग है। बनावट के हिसाब से रहो या ईंटों के हिसाब से रहो, दोनों तरफ से अलग है। दूसरी चीज कि भाई सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत जो चाक से निर्मित बर्तन तो मिले हैं, लेकिन उनके बर्तनों में और सिंधु सभ्यता के बर्तनों में बहुत मोटा अंतर है। तीसरी चीज, यहाँ के देवताओं में और वहां के देवताओं में बहुत बड़ा अंतर। यदि यही लोग यहाँ होते तो मैं कहता हूँ धार्मिक चीजें इतनी परिवर्तित नहीं होती, उनके लक्षण जरूर मिलते। और भी कई चीजें थी जो इन दोनों को अलग करती हैं। तो मोटे तौर पर निष्कर्ष रूप से अपन ये कह सकते हैं कि ये लोग सुमेरियन लोग नहीं थे। दूसरे जो विद्वान इनके बारे में कहते हैं वो अपने राकलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी साहब क्या कहते हैं? R.D. बनर्जी साहब कहते हैं भाई सिंधु सभ्यता के लोग कहीं से नहीं आए थे, वे तो द्रविड़ी थे। वे तो द्रविड़ी थे और द्रविड़ लोगों ने ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। तीसरा जो मत है वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, व राम गोपाल, ये कहते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का जो निर्माण किया था वो आर्यों ने किया। और इसके पक्ष में वे तर्क भी देते हैं। तर्क क्या देते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो ऋग्वेद के अंदर भी कहा गया है भाई इंद्र को पुरंदर। तो सिंधु सभ्यता के जो दुर्ग थे उन दुर्गों का नाश उन्होंने किया। और भी कई चीजें अपने पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं सिंधु सभ्यता के लोग यदि आर्य थे तो दो अंतर तो मोटे मोटे दिखाई देंगे, क्योंकि आर्य जो वैदिक संस्कृति है वो तो ग्रामीण संस्कृति, जबकि ये तो नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, वहां का प्रिय पशु गाय था या वृषभ था, तो गाय का उल्लेख वहां कहीं पर भी अपन को सिंधु सभ्यता में कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। दूसरी चीज कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि प्रधान थे, ये लोग जो है सिंधु सभ्यता के व्यापार प्रधान थे। ये लोग जो थे ग्रामीण कल्चर कबीलों में रहते थे, जबकि ये लोग नगरों में रहते थे। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये लोग आर्य नहीं थे। फिर उसके बाद जो चौथा जो मत आता है वो चौथा जो मत है वो है अमलानंद घोष के द्वारा अमलानंद घोष साहब कहते हैं कि ये तो स्मृति संस्कृति के लोग थे। फिर उसके बाद रोमिला थापर,
रोमिला थापर कहती है ग्रामीण संस्कृति। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के अंदर गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और व्हीलर, सुमेरियन सभ्यता, आर.डी. बनर्जी, द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ लोग और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ये कहते हैं कि ये लोग आर्य लोग थे। अमरन गोसाव कहते हैं स्वती संस्कृति और रोमिला थापर ग्रामीण संस्कृति। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के जो मैंने निर्माताओं के बारे में बताया। तो दोस्तों ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें सिंधु सभ्यता के अंदर मुख्य रूप से 5 टॉपिक अपन ने पढ़े। सिंधु सभ्यता का नाम, उसके बाद अपन ने खोज और उत्खनन पढ़ा था, उसके बाद उसका विस्तार पढ़ा था और विस्तार के बाद मुख्य रूप से जो पढ़ा था वो उसका काल और उसके बाद निर्माता। अब आगे की जो अपनी क्लासें होगी उन क्लासों के अंदर देखिए मैं विश्लेषणात्मक तरीके से आपको हड़प्पा, उसकी खुदाई और उसके महत्वपूर्ण जो जानकारी वहां से मिली वो, उसके बाद मोहनजोदड़ो लेंगे। तो लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 क्लासें यदि हो जाएगी तो मैं कहता हूँ सिंधु सभ्यता के लगभग 70% क्वेश्चन तो वो सोल्व हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आगे की क्लासों में आपको बताऊंगा कि भाई सिंधु सभ्यता के अंदर सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसके बाद मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के स्नानागार, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह उसकी जो सारी विशेषताएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।